प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर शुरू किए थे। उसके बेसिक चीजें हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि उसमें क्या क्या चीज इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने देखे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जनरली हम लोग ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट बनाते हैं, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाते हैं। तो कल हमने डिस्कस किए थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, जो कि पी&एल अकाउंट की तरह ही होता है, लेकिन हम इस चैप्टर में उसे बुलाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि यहां पे नेट प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं होता प्रॉफिट, इसीलिए हम उसको इनकम एक्सपेंडिचर कहते, प्रॉफिट आता तो हमें सरप्लस कहते और लॉस आता तो उसको डेफिसिट के नाम से बुला दे। फिर हम लोगों ने कल बैलेंस शीट पे भी क्वेश्चन करे थे, और आज मैं आप लोग कब शुरू करूंगा रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में। क्या होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मेन क्वेश्चंस पे आने के पहले हमको बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस करने हैं, जो है कंसेप्ट बिल्डर पे। कंसेप्ट बिल्डर मतलब छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट है, वो आपको पता रहना चाहिए जब फुल फ्लेज वाले क्वेश्चंस पे उसके पहले। तो हम लोग ये भी शुरू कर देंगे आज। तो शुरू करते बच्चों हम लोग कहां से, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। सो आज हमारा ये कौन सा था, डी डी टिंग 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 टारा। ओके ठीक है, 106। अब यहां पे लिखा जाए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैसे आप लोग, हाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, ये होता है क्या एक्चुअली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आप सोच रहे हैं कि ये क्यों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती होगी, क्यों बनाते होंगे, क्यों बनाते होंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इनको डोनेशन आता है, बहुत डोनेशन आता है, वो कहते हैं डोनेशन देने आते हैं। अब जो जिसने पैसा दिया है तो वो तो जानना चाहेगा, कुछ नहीं भी जानना चाहता होगा, लेकिन काफी अमाउंट जिसने अगर दिया तो जानना चाहता होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं पैसा दे रहा हूं तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में खर्च करती कि नहीं करती, और सही जगह खर्च कर रही कि नहीं, कहां पे, यस, सही जगह खर्च कर रही कि नहीं कर रही। सो एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको ये बताता है कि कितना पैसा आया है, कहां कहां से आया, कहां कहां गया। तो फिर आप बोलेंगे सर इतनी मेहनत क्यों करना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के, दे दो ना कैश अकाउंट। कैश बुक जो है वो भी तो वही चीज है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया वो भी तो वही बताते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट ही तो बताते। कैश बुक भी आपने पढ़े अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में, रिसिप्ट और पेमेंट हम लोग को बताता है। तो फिर क्या जरूरत है लिखने की इस तरह। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत क्या है, इतना बड़ा कोई अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए। कल मैंने आपको देखो कैश बुक अगर डायमिंटू से कल मैंने आप लोग को बताया था ऑर्गेनाइजेशन के ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज बैलेंस शीट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, दिस इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट। ओके, रिसिप्ट और पेमेंट। अब इस और इसने इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, लेकिन ये समराइज वर्जन होता है वो कैश बुक का। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के कितने सारे पूरे साल में ट्रांजेक्शन हुएंगे तो इतनी मोटी देंगे कि वो कैश बुक 1000 पन्नों की। आपको तो सिंपल रहता है अभी, सिंपल कोई है, लेकिन रियल लाइफ में सोचो ना, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसको कितना रिसिप्ट और पेमेंट होती होगी, है ना। तो इतनी 1000 पेज का ये लो रिसिप्ट एंड ये तो कैश बुक लेके जाओ, देख लो इसमें से कहाँ आएगा। अरे भाई कितनी बड़ी बन जाएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां पे हम लोग को क्या करना होता है बेटे, यहां पे रिसिप्ट और पेमेंट जो होता है समराइज वर्जन होता है, ठीक है। इट इज ए समराइज्ड कैश बुक। ये कैश बुक जो होता है ना उसका समराइज वर्जन। ओके, अब इसमें लिखा क्या जाता है, बहुत सिंपल। आज तक इससे आसान चीज बनी नहीं है, बहुत सिंपल। ओके, ध्यान से। एक साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका रिसिप्ट कहते हैं, सिंपल। लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहना है, रिसिप्ट। पैसा आया, रिसिप्ट साइड में उसको लिख देना है अपने को, ठीक है, ये अमाउंट। और ये साइड को कहते हैं राइट हैंड साइड पे ये पेमेंट, सिंपल। यहां पे रिसिप्ट लिखना है, पैसा आया, और यहां पे जब पैसा गया यहाँ पे लिखो कैश बुक की तरह। लेकिन वहां पे इसका उसका ये समराइज वर्जन होता है कैश बुक का। अब देखो यहाँ पे सारी रिसिप्ट अपने को लिखना है, ऑल रिसिप्ट इन दैट ईयर। हो सकता है आपने लोन दियो, कैपिटल हो सकता है,
कैपिटल रिसिप्ट हो सकती है, कोई इनकम हो सकती है। अब अपने को कोई मतलब नहीं कि ये किस साल का है, मतलब सर समझा नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो पीएनएल अकाउंट की तरह होता है। पीएनएल अकाउंट की तरह होता है मतलब आपको प्रॉफिट हुआ, पीएनएल अकाउंट वी फॉलो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो आपने हो सकता है कि पेमेंट नहीं करे कुछ एक्सपेंस की, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने पेमेंट नहीं करे, तो भी हम उसका एक्सपेंस मानते बिकॉज फॉलो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। करेक्ट है। उसी साल के खर्चे लिखना है, उसी साल की इनकम लिखना है, जैसे पीएनएल अकाउंट फाइनल अकाउंट चैप्टर में पढ़े वैसे ही आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने वैसे ही करना रहता है। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमको नहीं पता कि पैसा कौन से साल का है। ये हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर का पैसा अपने को इस साल आ गया, नेक्स्ट ईयर का पैसा हो सकता है ना एडवांस में पैसा आ गया, कहेंगे सब्सक्रिप्शन एडवांस में आ गया, हो सकता है नेक्स्ट ईयर का पैसा भी आ गया। हो सकता है पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग था वो अभी अपने को दिया, सब अभी पैसा मिला। अब वो रिसिप्ट इस साल पिछले साल की आउटस्टैंडिंग हो सकता है इस साल में, हो सकता है इसी साल की रिसिप्ट है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर का एडवांस अपने को इस साल गया। अपने को कोई मतलब नहीं। रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट वो कोई भी साल की हो। हमको सरप्लस और डेफिसिट, प्रॉफिट और लॉस जो निकालना है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकालता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं निकालता हो। ओके, सो यहां पे मे बी रिलेटेड to this year, previous year और नेक्स्ट ईयर। हो सकता है कि वो इसी साल का हो सकता है कि वो नेक्स्ट ईयर का हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का। उसी तरह जो सारी पेमेंट्स, ऑल पेमेंट्स, ऑल पेमेंट्स इन दैट ईयर, रीपेमेंट ऑफ लोन, हो सकता है कि आपने लोन की रीपेमेंट करे, हो सकता है कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, फर्नीचर वर्नीचर आपने खरीद लिए, या हो सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस हुए। ठीक है, अब जो भी हो, ठीक है, वो आपको इस साल का भी हो सकता है, पिछले साल का भी हो सकता है, ठीक है, कब का भी हो सकता है वो, मतलब पिछले साल की कोई आउटस्टैंडिंग तो हो सकता है वो आपने पेमेंट करे, हो सकता है लोन की रीपेमेंट करे, हो सकता है। हाँ, अब रिसिप्ट भी हो सकता है बेटा कि कोई लोन की आपने लिए, लोन लिया आपने, है ना, या कोई फिक्स एसेट बेच के पैसा है, कैपिटल रिसिप्ट हो सकती है वो कोई भी रिसिप्ट हो और वो कोई भी पेमेंट, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पेमेंट कोई भी हो अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने अगर रिसिप्ट हुई तो आपको ऑल रिसिप्ट अपने को यहां लिखना और यहाँ पे ऑल पेमेंट लिखना रहेगा। अब क्या होता है यहाँ पे, ये रिसिप्ट और पे, रिसिप्ट सारी यहां लिखना, पेमेंट सारी यहां पे लिखना। इट्स लाइक ए कैश अकाउंट। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आपका रहेगा और यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। आपने देखो यहाँ पे क्या करे बच्चों, पूरे साल के रिसिप्ट यहाँ पे आया, पेमेंट यहाँ पे जितनी भी पेमेंट गई आपने लिखे, यहाँ पे ना ओपनिंग बैलेंस रहेगा। ओपनिंग बैलेंस किसका रहेगा, ये ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा ना वो कैश का और बैंक का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये कैश और बैंक का ये आपका ओपनिंग बैलेंस रहेगा। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा आपका, क्लोजिंग बैलेंस किसका, कैश और बैंक का। अरे कैश अकाउंट याद है ना आपको, बस वैसे ही ये कैश और बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंस अपना रहेगा। और ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस यहां पर जो आएगा बेटे, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आपका यहां पर आएगा ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। ये कहां पे रिफ्लेक्ट होगा, बैलेंस शीट में होगा ना। अरे कैश अकाउंट का आप सोचो, कैश अकाउंट का जो बैलेंस आता है तो वो कहां पे रिफ्लेक्ट होता है, बैलेंस शीट में लिखते हैं ना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बस वैसा रहेगा। तो इस रिसिप्ट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस है, इट्स लाइक ए कैश बुक। क्या, तो ओपनिंग बैलेंस रहेगा आपका कैश और बैंक बैलेंस का। ठीक है, यहाँ पे अच्छा कैश बुक में अलग अलग कॉलम बनता है, कैश का अलग, बैंक का अलग, यहाँ पे एक ही मैप रहेगा कि भाई कहाँ कहाँ से आया, हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ कैश है, हो सकता है बैंक अकाउंट के थ्रू आया है। ओके, सो वॉट एवर, यहाँ पे आपका जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा ये बैलेंस शीट में इस साल की रिफ्लेक्ट होगा। इतना सिंपल है। इससे इजी और लाइफ में क्या होना आपको, इससे इजी कुछ हो सकता है। देखो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट का ना आपके नोट्स में फॉर्मेट दिया हुआ है बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट का नोट्स में फॉर्मेट दिया हुआ है आपको, ध्यान से।
अब यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक, अभी सारी रिसिप्ट। अब रिसिप्ट कहाँ से, सब्सक्रिप्शन फीस आई, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, जनरल डोनेशन, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इंटरेस्ट आए कुछ आपने इन्वेस्टमेंट करेंगे था। अब वो इन्वेस्टमेंट आज मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ये इस सेशन में या नेक्स्ट सेशन में आएगा आपका। व्हाट इज प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जनरल इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में बात करूँ, बट डोंट वरी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अभी सिर्फ इतना समझो। मिसलेनियस रिसिप्ट कुछ हुई। अब उसके बाद आपके एक्सपेंस जो आपने पेमेंट करे, रेंट की पेमेंट करे, पोस्टेज का पेमेंट करे, फर्नीचर परचेज कर लिए, क्रेडिटर की पेमेंट करे, कोई प्राइस आपने खरीदे, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने तो वो खरीदे, आपने इन्वेस्टमेंट करे तो पैसा गया, मैच के लिए कोई खरे कराए, वो क्लब होते हैं ना ये, तो क्लब में मैच कोई कराए तो उसके एक्सपेंसेस हुए, मिसलेनियस एक्सपेंस हुए, और फिर ये क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसको अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं अभी, सिंपल सा, और उसके बाद फिर कंसेप्ट बिल्डर शुरू करते हैं। ओके, चलो शुरू करा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 329। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 329, दिख रहा है स्क्रीन पे? यस, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ दिल्ली क्लब एज ऑन 31st of March 22। At the end of the first year of the club, you are required to prepare receipt and payment account। अपने को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए कहता है। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी ₹2 lakh, other revenue receipt, entrance fees 17,000, subscription 19,000, locker rent 600, sundry income 1,060, refreshment 16,000, other actual payment, land cost is rupees 10,000, payment 10,000, furniture cost 1,46,000, payment 130। क्या cost और payment मैं बताता, डोंट वरी। Salaries 4,800, maintenance of playgrounds 1,000, rent 8,000, refreshment 8,000, donation to the extent of rupees 25,000 were utilized for the purchase of library books, balance were still unutilized in order to keep it safe, 9% government bonds of rupees 1,60,000 were purchased on 31st March 22, remaining amount was put in the bank on 31st March 22 under the term deposit। ओके, तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ड्रॉ कर लेंगे। ओके, नाम दिया रहे आपको क्लब का तो लिख लेना दिल्ली क्लब। ओके, सो दिल्ली क्लब, दिल्ली क्लब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22। ओके, इसको ड्रॉ करेंगे अराउंड हाफ पेज का, हाफ पेज भी काफी, ठीक है। ओके, डन, लिखे आपने इतना। ओके, सिंपल है, रिसिप्ट आई, पेमेंट आई, वो लिखना है अपने को, और कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। अब आप लिखेंगे यहाँ पे पहला डोनेशन, आपको ओपनिंग बैलेंस कुछ दिया नहीं उसने, ठीक है। डोनेशन रिसीव्ड हुआ कितने का, 2 लाख रुपए का, फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी रूम। ओके, तो रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड में आप लिखेंगे टू बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी फंड 2 लाख रुपए। उसके बाद वो कहता है फिर
कुछ और रिसिप्ट हुई, एंट्रेंस फीस की 17,000 रुपये। तो रिसिप्ट साइड में एंट्रेंस फीस 17,000 रुपीज, सब्सक्रिप्शन 19,000, ₹19,000। उसके लॉकर रेंट 600, उसके बाद है सन्ड्री इनकम के। अच्छा, व्हाट इज दिस एंट्रेंस फीस क्या होता है, अभी वैसे आगे भी आएगा, हम लोग जब कंसेप्ट बिल्डर पढ़ेंगे। लेकिन ये लॉकर रेंट क्या होता है, आप लोगों को कोई आप क्लब ज्वाइन करते हो तो उनके पास लॉकर फैसिलिटी रहती है, जैसे कि आप कोई जिम जाओ तो वहां पे रहता है ना अपने को कि आप कोई सामान रख सकते हैं अपने, वैसे लॉकर फैसिलिटी देते हैं, उसके कुछ चार्जेस ले रहे। तो इनकम हुई, सब्सक्रिप्शन एनुअल सब्सक्रिप्शन मेंबर्स से लेते वो उनकी इनकम हुई। एंट्रेंस फीस अभी आगे पढ़ोगे यहाँ पे सारी चीजों को, नया मेंबर आता है तो उससे एंट्रेंस फीस ली जाती है, वो उनकी इनकम होती है। अब उसके बाद सन्ड्री इनकम 1060, उसके बाद रिफ्रेशमेंट अकाउंट 16,000। अब रिफ्रेशमेंट होता है ना, कुछ उन्हें चाय नाश्ता कुछ दे दी उनको, तो उसका पैसा ले रहे हो 16,000। ये सारी आपने रिसिप्ट लिख ली। आओ आगे आपसे यहाँ पेमेंट के बारे में बात कर रहा हो। पेमेंट कहते हैं कि कोई लैंड उन्होंने परचेज की होंगे, उसके 10,000, उसकी कॉस्ट 10,000 थी और पेमेंट भी 10,000 थी। अब आप या व्हाट इज फर्नीचर, वन फर्नीचर पे आते हो, यहाँ तो मतलब उसकी कीमत 10,000 थी और आपने पूरा का पूरा पैसा भी दे दिया 10,000। तो पेमेंट, तो पेमेंट साइड में लिखना जमीन खरीदे, तो पेमेंट साइड में लिखो 10,000 रुपये। अब वो फर्नीचर के केस में कहता है कि उसकी कीमत 146 है, आपने 1,30,000 पे कर, मतलब 16,000 पे करने का बचा हुआ होगा। तो अपने को ये नहीं मतलब कि कितने का बचा हुआ है ऑल, हमको सिर्फ ये देखना है एक्चुअल में पेमेंट कितनी। वी आर प्रिपेयरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, बस अपने को उस पे फोकस करना है। कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, बस उस पे अपने को यहाँ पे फोकस करना रहेगा। ओके, तो रिसिप्ट कितनी है आपकी, सॉरी पेमेंट कितनी, एक्चुअल पेमेंट 1,30,000। वो हो सकता है कि आपने 146 को, लेकिन अभी तो आपने 30 पे करे ना, हाँ, बाद में देखेंगे। तो आपने एक्चुअल में कितना पे, हमारे पास है गया कितना अभी फिलहाल 1,30,000, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो यहां पे लिखेंगे बाय फर्नीचर 1,30,000, सैलरीज 4,800 की सैलरी पे करें, 4,800। फिर वहां पे मेंटेनेंस ऑफ प्ले ग्राउंड, अब प्ले ग्राउंड होगा क्लब का, तो उसमें उसके मेंटेनेंस के ग्राउंड के 1,000 रुपीज उसकी पेमेंट की। मेंटेनेंस ऑफ प्ले ग्राउंड 1,000। उसके बाद रेंट का आपने कितना पे करे, 8,000 रुपए, वो 8,000 रुपए। उसके बाद हो गया रिफ्रेशमेंट अकाउंट। अब ठीक है, अब आपने यहाँ पे रिफ्रेशमेंट बोलेंगे सर यहाँ पे रिसिप्ट भी है पेमेंट भी, अरे भाई आपने, सपोज मैं एक क्लब हूं तो मैंने मेंबर्स को रिफ्रेशमेंट दिया तो उनसे पैसे लिया, लेकिन रिफ्रेशमेंट मैंने भी कहीं से लेकर आया हूँ ना, हाँ तो लेके आया तो एक्सपेंस, जब यहाँ पे मेंबर्स को दिया तो उनसे पैसा लिया तो वो इनकम। 8,000 रुपए का, ठीक है भाई। सो बाय रिफ्रेशमेंट 8,000 रुपए। उसके बाद डोनेशन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹25,000 वेयर यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स। अब देखो डोनेशन मिला कितने का था, ये डोनेशन, इसकी बात चल रही। डोनेशन मिला था हम लोगों को 2,00,000 रुपए का। वो कहते हैं कि 25,000 रुपए हमने खर्च कर ली, तो इसमें 25,000 रुपए अपने ये जो इस तरह से बता दो, ये जो डोनेशन मिला इसमें अपन ने 25,000 रुपए की लाइब्रेरी बुक्स ले ली, ये खर्चा है। अभी 25,000 रुपए ये बुक्स में खर्चा हो गए। उसके बाद वो कहता है कि बैलेंस वे स्टिल अनयूटिलाइज, इन ऑर्डर टू कीप इट सेफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ ₹1,60,000 वेर परचेज ऑन 31st March 2022. Remaining amount was put in the bank on 31st March 2022 under the term
डिपॉजिट। अब वो कहता है बेटा कि इसमें आपको टोटल 2 लाख रुपए का था, तो 2 में से 25 की लाइब्रेरी बुक्स बोला, बचा हुआ जो था उसमें आपने क्या करे कि इन्वेस्टमेंट कर दी। कितने का आपने इन्वेस्टमेंट करे, वो कह रहा है 1,60,000 रुपए का। तो आपने कोई बॉन्ड्स परचेस करे, 9% बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो आपने 1,60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दी। अब 2 लाख में से 25 की लाइब्रेरी बुक्स ले ली, 1,60,000 का बॉन्ड्स खरीद लिया। आप शायद सोच भी रहे होंगे सर ये 2 लाख रुपए बच्चों किस लिए आया था। देखो यहाँ पे ये 2 लाख आया था कि बिल्डिंग के लिए और लाइब्रेरी बुक्स के लिए डोनेशन मिला। तो आप बोलेंगे सर 2 लाख में से यहाँ पे 25,000 की बुक्स खरीदे, हो समझ में आता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर दी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आया था क्या, नहीं। अभी आप आगे पढ़ोगे कि जब पैसा हमको अभी जरूरत नहीं होती पूरे पैसे की, 2 लाख आज जरूर गए, लेकिन आज मेरे को इमीडिएटली 2 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, तो मैंने क्या करा कि कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, उस पर इंटरेस्ट भी मिल जाता है ना अपने को, तो उसको इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो उसमें क्या होगा बच्चों कि आगे चल के अपने को इंटरेस्ट भी मिल जाता है, और जब जरूरत रहेगी बिल्डिंग के लिए तो अपन इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा ले लेंगे, इसलिए उसको इन्वेस्टमेंट भी कर देते हो। ओके, तो 2 लाख में से 25,000 रुपए की लाइब्रेरी की बुक्स परचेज करे, और उन्होंने क्या करे 1,60,000 की क्या खरीदी उन लोगों ने, 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट करो। बचे हुए को कहता है कि उन्होंने टर्म डिपॉजिट बैंक में जमा करा दिए। तो यहाँ पे टर्म डिपॉजिट जो रहता है ना, टर्म डिपॉजिट बैंक में जमा करा बचे हुए, तो 2 लाख में से 25 की लाइब्रेरी, 1,60,000 का इन्वेस्टमेंट, तो 15,000 रुपए बैलेंस बच रहा है, ये 15,000। तो ये आपके इस तरीके से 2 लाख को यूटिलाइज करा गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट साइड में बाय लाइब्रेरी बुक्स, मैं इसको इनर कॉलम पे लिखता हूँ फिर आउटर में ले जाता हूँ, तो आपको समझेगा वो 2 लाख का हिसाब किताब है। लाइब्रेरी बुक्स 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करे आपने, बॉन्ड्स 9% गवर्नमेंट बॉन्ड। व्हाट इज दिस 9%? 9% का मतलब क्या होता है? 9% का मतलब होता है कि ये जो आपने इन्वेस्टमेंट करे इस पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 9% का, इसका नाम ऐसा है 9%। 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो है आपके 1,60,000 रुपए के। और यहाँ पे बाय टर्म डिपॉजिट, अब ये बैलेंस है, तो ये बैलेंस अपन ने कैलकुलेट करे 15,000 रुपए है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आप कह सकते हैं इसको, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कि टोटल आप देखोगे यहाँ पे 2 लाख रुपए, टोटल कितना हो गया 2 लाख रुपए। ओके, डन डन डन, चलो टोटल करो। मैंने तो बहुत ही बड़ा अकाउंट बना दिया था। ओके, अब यहाँ पे ना डेबिट साइड की टोटल आ रही है, एक मिनट अभी लिखो मैं ना, 253,660 डेबिट की, क्रेडिट की। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, अब सुनो क्या हुआ यहाँ पे, समझना इसको। इधर टोटल आ रही 361,800, इट्स मैजिक। बोले सर ये कैसा हो गया, जादू हो गया सर। सर पेमेंट जो साइड बोलता है वो 361,800 की पेमेंट हुई है, और रिसिप्ट हुई 253,6 कितना आया था, 6 कुछ आया था, 660 कुछ था वो। अरे ये क्या हुआ सर, ये क्या हुआ। अब आप बोले सर ये रिसिप्ट, मतलब मैं इसीलिए इसको इतना शोर मचा रहा हूं कि रिसिप्ट कम हुई ना, रिसिप्ट कम हुई और पेमेंट ज्यादा हो गई, ये कैसा हो। मतलब मैंने जेब में रखा 2,53,660 और रिसिप्ट आई 2,53,660, और पॉकेट से मैं निकाल रहा हूं 361,800। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये तो जादू है, बढ़िया खेल है। मैं भी करूंगा भाई, जेब में रखूंगा 253,660 और जब वापस निकाले तो बढ़ के 361,800 हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर कैसा हुआ होगा, सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मुझे नहीं पता, आप लगाओ दिमाग। ये कहां, कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना, कहीं ना कहीं से तो आया होगा। बात तो सही है सर, कहीं ना कहीं से तो आया होगा। कैसे फिर, इसका मतलब इन्होंने बैंक से ओवरड्राफ्ट कराया होंगे, जब भी तो हुआ होगा ना, अदरवाइज कहां से, झाड़ में तो पैसा नहीं लगता। बचपन में बोलते थे, आपके पेरेंट्स बोलते थे नालायक इतना खर्च करते हो, झाड़ में पैसा लगता है। सुने डायरेक्ट, तुमने सुने होंगे शायद, है ना। हर हर बच्चा सुनता ही है अपनी लाइफ में कभी ना कभी पेरेंट्स से, तुमने भी सुने ही होंगे। ठीक है, एनीवेज, तो डेबिट साइड में आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, वो मैंने अभी, मतलब आप भी देखो, ये आ रहा है 108,140। तो ये कैसे हुआ होगा सर, ये मतलब कहां से आ गया ये,
डेबिट साइड रिसिप्ट कहां से हुई, तो हम यही मानेंगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ होगा, तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है। लिखो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर। अभी 15,000 भी है बैलेंसिंग फिगर, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये 15,000 एक ऐसे हैं, लिख देता हूं। 2 लाख रुपए टोटल थे, 25,000 रुपए के लाइब्रेरी बुक्स लिए और 1,60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, तो 15 आया था। ओके, ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखिए आपने। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पे खत्म होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आप लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा फोर्थ एंट्रेंस फीस के ऊपर उसने बोला, अच्छे से समझेंगे होता क्या है। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन भी करते हुए क्या ट्रीटमेंट होता है। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं, एंट्रेंस फीस होती क्या चीज है। ठीक है, एंट्रेंस फीस होती क्या चीज है। अब ये हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो कहां है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ गई। ठीक है, अब ये हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमने बोले कि कुछ मेंबर्स आते तो हम उनसे कुछ पैसा लेते, ये हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन, हम उनसे कुछ एंट्रेंस फीस लेते, वेलकम, उनको वेलकम करते, वेलकम पैसों के साथ, लाओ पैसा, लाओ पैसा, पैसा लाओ, एंट्रेंस फीस लेते उनसे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हमारे एक भाई साहब थे, अच्छे खासे इंसान थे, हंसमुख थे, बढ़िया से। ये मैंने कैसे बना दिया, जैसे भी बनाया, ये अच्छे खासे, अरे ये तो डेंजर बन गया, जैसा भी बना। ठीक है, ये हमारे भाई साहब, मैंने हेलो सर, हेलो 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 हेलो, ओके। अब ये भाई साहब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए, मैंने कहा आप मेंबर बनना चाहते, वो बोले हाँ 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 मेंबर बनना चाहते, तो इनका नाम रख देते मिस्टर चिंटू। मतलब चिंटू कैसे हो, बढ़िया हूं। तो चिंटू बोलता है कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेंबर बनना चाहता हूं। आपसे देखिए बहुत से क्लब रहते, लॉयंस क्लब हो गए, बहुत से क्लब रहते, आपके क्लब का मेंबर बनना चाहता हूं। चिंटू बोले कि आपके क्लब में मैंने सुना हूं कि क्रिकेट खेलते हैं और ग्राउंड राउंड है, मैं भी खेलना चाहता हूं, मैं इस क्लब का मेंबर बनना चाहता हूं। हमने बोले चिंटू भैया आप आइए, बिल्कुल आइए, लेकिन आपके स्वागत के लिए हम कुछ पैसा आपसे लेंगे, क्योंकि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो। तो जब आप ये चिंटू भैया आए, तो चिंटू भैया को हमने बोले कि चिंटू भैया एक काम करे, 10,000 रुपए हम लोग एंट्रेंस फीस लेंगे। चिंटू भैया बोले 10,000? हाँ हाँ, बड़ा क्लब है, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, ये सब तो अलग, बाद में आपको समझाऊंगा। हमने तो बोले यहाँ पे चिंटू भैया को, चिंटू भैया आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए हो और आपसे हम लोग लेंगे कितने, 10,000 रुपए आपसे वो लेंगे। चिंटू भैया बोले ओके। चिंटू भैया रिच मैन, बड़े आदमी थे, 10,000 रुपए चिंटू से अपन ने एंट्रेंस फीस ले ली। चिंटू भैया ने दे दिया एंट्रेंस फीस। अब ये पर्पस क्या है, एंट्रेंस फीस लेने का अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, उसके हिसाब से आपके अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट होगा। अब चिंटू भैया बेचारे आते हो गए 10,000 रुपए लेके। तो पहला था हमारा जस्ट टू रिकवर एक्सपेंडिचर, जस्ट टू रिकवर एक्सपेंडिचर। तो पहला पर्पस हमारा यहां पर था कि एक्सपेंडिचर को रिकवर कर। कई बार ऐसा होता है कि कोई नया मेंबर आता है तो उसका अपन वेलकम किट देते है ना, ये हमारे क्लब में मेंबर आया तो हमने उसको हमारे क्लब की टी शर्ट दे दी है, टी शर्ट दे दी हमारे क्लब की। उसके बाद उसको कुछ आपने पेन दे दिए या कुछ डायरी दे दिए या कोई बैग दे दिए, है ना, वेलकम किट दिया। तो हमने बोले भाई हमारे पास कुछ खर्चा हुआ वो सब तुमको देने के लिए चिंटू। तो चिंटू को बोले 10,000 रुपए का खर्चा हो गया, तो उसको रिकवर करने के लिए था। इसका मतलब यहां पे मैं बोलूं उसको रिकवर करने ही जब ये खर्चा हुआ, तो आप पैसा आपके पास है तो आप एंट्री पास करोगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। आप एंट्री क्या पास करोगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए। टू एंट्रेंस फीस को मैं इनकम मानूंगा,
एंट्रेंस फीस अकाउंट, क्योंकि इसके बदले में जो दे रहा हूं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। मैं लेके जाऊंगा अभी, डोंट वरी, 10,000 रुपए। अब इसकी सेकेंड एंट्री, एंट्रेंस फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो एंट्रेंस फीस अकाउंट का आपने यहाँ पे क्रेडिट करे, क्योंकि उसको आपने क्या कहा, इनकम। अब इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करूंगा तो इसको डेबिट करना पड़ेगा अपने को। तो एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट, एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट 10,000 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो चला गया 10,000 रुपए। अगर आप सोचो इसका मतलब ये जो एंट्रेंस फीस थी बच्चों, मैंने इस एंट्रेंस फीस को क्या माना, इस एंट्रेंस फीस को मैंने अपनी इनकम मान लिया, क्योंकि इसके बदले में मुझे कुछ खर्चा होने वाला था, तो खर्चा एक्सपेंडिचर है ऑब्वियसली। मगर हमने बोले कि 10,000 रुपए लिए क्यों, कि कुछ एक्सपेंडिचर रिकवर कर रहा था हम, तो हमने 10,000 रुपए को जो उससे हमको मिले उसको अपन ने क्या मान लिया, उसको इनकम। ये एक तरीका ये हो सकता है। दूसरे इस पे जाता हूं मैं, आप ठीक है, दूसरे इस पे जाता हूं, सेकेंड, यहां पे सर्टेन बेनिफिट फॉर द लाइफ। अरे सारी जिंदगी के लिए अपने को उसको कुछ बेनिफिट्स देना है। अब कौन से बेनिफिट देना है बेटा, तो यहां पर पहले तो पैसा आया, मैं लिख लेता हूं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू एंट्रेंस फीस अकाउंट आपने लिखे, ठीक है, 10,000 रुपए एंट्रेंस फीस क्या है। लेकिन इस एंट्रेंस फीस को मैं इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं ट्रांसफर करूंगा। पहले मैंने लिखा एंट्रेंस फीस को पहले क्लोज कर रहे अपन, तो एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू, अब यहां पे आपने यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको नहीं लिखना, क्योंकि आप इसको इनकम नहीं मान रहे। तो क्या मान रहे, क्योंकि इसके बदले में बच्चे अपने को पूरी लाइफ सर्टेन बेनिफिट सारी जिंदगी दे रहे। तो कोई मेंबर आया, उसको बोले कैरम है, आप पूरी जिंदगी हमारे क्लब में आके कैरम खेल सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मतलब जो पैसा आप एंट्रेंस फीस ले रहे हो उसके बदले में सारी जिंदगी भर उसको बेनिफिट दे रहे हो, तो फिर ये तो गलत होगा ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो हर साल का अलग अलग बनता है, जैसे P&L अकाउंट हर साल का अलग अलग बनता है, वैसे वही होता है इनकम एक्सपेंडिचर, वही होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, हर साल का अलग अलग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। तो जब हर साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका अलग अलग बनता है बेटे, तो फिर यहाँ पे उसी साल की इनकम अपन लिखते, लेकिन इनकम उस साल के लिखते मतलब मगर उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो भी उसी साल का होना चाहिए। लेकिन आप जो बेनिफिट दे रहे हो पूरी उम्र दे रहे हो, लाइफ टाइम, जब तक जिंदा है चिंटू आओ कैरम खेलो और जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बदले में अपन एंट्रेंस फीस ले रहे, तो उस साल की इनकम मान लो एंट्रेंस फीस को, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि उसके बदले में जो बेनिफिट दे रहे हो तो लाइफ लॉन्ग दे रहे हो। इसीलिए इसको अपन एक फंड में लेके जाते, उसे कहते हैं ट्रस्ट फंड। जैसे आप अब ट्रस्ट फंड से कंफ्यूज मत होना आपने, ठीक है, ट्रस्ट फंड अकाउंट 10,000, अब ये लाइबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे आपका कैपिटल अकाउंट होता है ना, अपने फाइनल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट देखे थे बेटा, तो यहाँ पे कैपिटल फंड, उसी को ट्रस्ट फंड इस नाम से बुलाया जाता है। तो ये आपके कहां पे जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जा रहा है। ये ट्रस्ट फंड जो है ना बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट होता है, जैसे कैपिटल अकाउंट होता है ना वैसे ट्रस्ट फंड वहां पे रहेगा। तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जा रहा है और ये कहां पे, ट्रस्ट फंड में। ये फर्क है, क्यों, क्योंकि आप उसी साल का खर्चा माने तो इनकम मान, इससे रिलेटेड जो आप पैसा ले रहे हो उसके बदले में बेनिफिट उसी साल दे रहे हो, तो आपने उस साल की जो आपको एंट्रेंस फीस मिली उसको इनकम माने। यहाँ पे आप पूरी लाइफ लॉन्ग उसको उसके बदले में बेनिफिट दे रहे हो, तो उस साल की इनकम मानना गलत है। तो आप एक कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट उसको लेके जाते हैं, जिसको हम ट्रस्ट फंड कहते हैं। अब तीसरा जो सर्टेन बेनिफिट्स फॉर a particular period of time, for a particular period of time, example 5 years। इसको समझना। अब अपन ने 10,000 रुपए अभी भी उससे लिए हैं, लेकिन बच्चों 10,000 रुपए अभी भी उससे अपन ने लिए बेटे, लेकिन वो 10,000 रुपए जो हो रहा है, 10,000 रुपए जो हो रहा है, अपन उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसी साल, ऐसा भी नहीं कि लाइफ लॉन्ग बेनिफिट दे रहे, और ऐसा भी नहीं कि उसी साल उसके बदले बेनिफिट दे रहे। उसके बेनिफिट्स एग्जांपल के तौर पे 5 साल में हम थोड़ा थोड़ा करके दे रहे,
अब इससे आए 10,000 रुपए एंट्रेंस फीस के, तो मैं पहले एंट्री उसकी तो पास कर लू, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू एंट्रेंस फीस अकाउंट 10,000 एंट्रेंस फीस अकाउंट। अब उसके बाद अब आपने ये 10,000 जो आपने दिए, इसके बदले में बेनिफिट क्या लाइफ लॉन्ग है? नहीं सर। क्या उसी साल सिर्फ बेनिफिट दे रहे? नहीं सर। तो फिर क्या कर रहे हो? सिर्फ 5 एग्जाम्पल है, 5 साल तक बेनिफिट दे रहे, तो 5 साल तक इस एंट्रेंस फीस को हम लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर में लेके जाना है। तो 10,000 रुपए जो हमने लिए उसके बदले में बेनिफिट आप अगले 5 साल तक दे रहे हो। 10,000 रुपए आपने लिए उसके बदले में बेनिफिट कब ले रहे हो? अगले 5 साल तक उसके बदले में बेनिफिट आप दे रहे हो बेटा। तो अगर अगले 5 साल तक आप बेनिफिट दे रहे हो उसके, तो एक साल में कितने दे? 10,000 5 साल का, तो एक साल का कितना? 2,000 रुपए। तो हर साल 2,000 रुपए इनकम एक्सपेंडिचर में अपन लेके जाएंगे। तो यहां पे एंट्री पास होगी, एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट, एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2,000। तो यहां पे 10,000 क्यों नहीं लेके चले गए इनकम एक्सपेंडिचर, जैसे पहले केस में कि पहले केस में बेनिफिट उसी साल दे रहे पूरा, तीसरे केस में उसी साल नहीं दे रहे आप। तीसरे केस में कब दे रहे हो आप? 5 साल में बेनिफिट दे रहे। तो 10,000 रुपए 5 साल के, तो एक साल कितने? 2,000। अब देखो इसमें अच्छे से समझना, इसको अच्छे से समझेंगे, मैं और डिटेल में जाता हूं। अब देखो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, सपोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है और ये बैलेंस शीट है। 2 मिनट पहले मैं ड्रॉ कर लू, फिर मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक सेकेंड, बैलेंस शीट, ओके। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनिए, फर्क समझो, तीनों में फर्क है। पहले इसमें जब आपको एंट्रेंस फीस आई तो आपने एंट्रेंस फीस को आपकी इनकम माने, और इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में आपने लिख दी, जगह नहीं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं, एंट्रेंस फीस यहां पे आपने 10,000 लिख दी। पहले इसमें ये हुआ। दूसरे इसमें आपने उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखे, तो उसके बेनिफिट सारे लाइफ लॉन्ग दे रहे। तो यहां जो ट्रस्ट फंड करके आप पढ़ोगे आगे बेटा, भी जब फुल फ्लैज वाले क्वेश्चन करेंगे, ये ट्रस्ट फंड एक होता है यहाँ पे, इट्स लाइक कैपिटल। तो उसमें आपने एंट्रेंस फीस यहाँ पे उसके अंदर ये बता दी, यहाँ पे 10,000 रुपए। तीसरे केस में क्या हुआ आपका? तीसरे केस में क्या हुआ कि आपको जो एंट्रेंस फीस है, आपने पूरा का पूरा उसको पीएनएल में नहीं लेके गए, इनकम एक्सपेंडिचर, क्योंकि बेनिफिट है 5 साल तक। तो लायबिलिटी साइड में आपने ये एंट्रेंस फीस जो था ना आपका, ये एंट्रेंस फीस लायबिलिटी साइड में आपका दिखेगा ये 10,000 रुपए, जिसमें से 2,000 आपने इस साल का माने, तो यहां पे दिखेगा 8,000 रुपए। और ये जो 2,000 रुपए ये आपका अब हर साल इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो यहां पे बाय एंट्रेंस फीस 2,000 रुपए यहां पे नजर आएंगी। अब अगले साल फिर ये 8 बचा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4 में से 2 तो 2, फिर 2 में से 2 गया तो 0। ओके, तो इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट हो रहा है। समझ में आई चीज आपको? तो एंट्रेंस फीस के अब क्वेश्चन में बताएंगे अपने को, ठीक है। अब इस पे अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ कम टू, अच्छा ये एंट्रेंस फीस क्या है आपको पता है ना बच्चे? ये एंट्रेंस फीस जो होती है, लिख देता हूं मैं भले,
ये एंट्रेंस फीस जो होती है, एडमिशन फीस फ्रॉम न्यू मेंबर्स at the time of their admission, और ये एक ही बार लिया जाता है, ओनली वंस, मतलब एक ही बार लिया जाता है, बार बार नहीं कि रोज आ रहे तो बोले रे आज एंटर की इसलिए नहीं, न्यू मेंबर से एक ही बार ही लिया जाता है। ठीक है, अब इस पर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब यहाँ पे। ओके, एंट्रेंस फीस, पॉइंट नंबर ए, 50 मेंबर्स ज्वाइन द ट्रस्ट एंड पेड एंट्रेंस फीस ₹500 ईच। 50 मेंबर ने ज्वाइन करे और 500 रुपए से हर कोई, पास जर्नल एंट्रीज एंड सजेस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इसने 50 मेंबर्स आपने ज्वाइन करे, एक अलग सी पास जर्नल एंट्री, पास, अच्छा अपन यही मानेंगे यहाँ पर, जैसे पॉइंट नंबर बी में उसने बोला कि उसको सर्टेन बेनिफिट पूरे मेंबर को लाइफ के लिए दे रहे, और यहां पर उसने 5 साल के लिए दे रहा है। ठीक है, तो ये पहला वाला है, तो आप यही मानोगे एंट्रेंस फीस है, इसके बेनिफिट आप अभी उसको दे रहे। तो मैं उसको कहां लिखूं, यहां लिख लेता हूं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 329। अब एंट्रीज अपने को पास करना रहेगा, जर्नल एंट्रीज उसने पूछा है, तीन अलग अलग केस है, ए बी सी। ठीक है, एक पेज ड्रॉ कर लेना इसे। ओके, डेबिट क्रेडिट, ए पॉइंट, डेट नहीं दी, ए पॉइंट ए बी सी करके। ठीक है, पहले 10 की 10 नहीं, यहाँ कितने 50 मेंबर 501 से, 50 मल्टीप्लाई बाय 500, 25,000। तो आप लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, 50 मेंबर और 500 रुपए एक से आपने लिए, तो आया 25,000। टू एंट्रेंस फीस अकाउंट, 25,000 बीइंग एंट्रेंस फीस received, अब उसके बाद ये एंट्रेंस फीस को कहा, इनकम एक्सपेंडिचर में। ओके, एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट, 25,000 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 25,000 being entrance fees recognized as income, ओके। अब उसके बाद यहां पे पॉइंट नंबर बी, अब यहां पे वो कहते हैं कि 50 मेंबर्स ज्वाइन द ट्रस्ट एंड पेड एंट्रेंस फीस ₹500। वैसे ही 50 मेंबर है, एंट्रेंस फीस उन्होंने पे करे 500 रुपए। अगेंस्ट दिस ट्रस्ट प्रोवाइड सर्टेन बेनिफिट टू द मेंबर फॉर द लाइफ।
सारी जिंदगी इसके बेनिफिट मिलेगा। कैरम वाला एग्जाम्पल, रोज आओ कैरम खेलो और जाओ, ठीक है। तो इसको अपन कहां लेके जाते हैं, ट्रस्ट फंड में। तो पहले पैसा एंट्रेंस फीस का, उसकी एंट्री पास करेंगे। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, वही 50 मेंबर्स, 500 रुपए एक से 25,000 रुपए टू एंट्रेंस फीस अकाउंट, टू एंट्रेंस फीस अकाउंट। 25,000 being entrance fees received. Then entrance fees account debit, ₹25,000 to trust fund account 25,000 being entrance fees transfer to trust fund। अब थर्ड वाले इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि यहां पे ये सी पॉइंट, 50 मेंबर वही सेम ज्वाइन द ट्रस्ट एंड पेड एंट्रेंस फीस ₹500 ईच। अगेंस्ट दिस द ट्रस्ट प्रोवाइड सर्टेन बेनिफिट टू द मेंबर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। तो वही आपको जो सिखा था, 5 साल में उसको अपने को इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाना रहेगा। सो सी पॉइंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, सेम 50 मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय 500 एक से लिए थे आपने, 25,000 रुपए टू एंट्रेंस फीस अकाउंट 25,000 being entrance fees received, being entrance fees received। अब इसे इनकम एक्सपेंडिचर पूरा नहीं लिखते ना, 25,000 5 साल का, तो 1 साल का 5,000 रुपए। सो एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट 25,000 रुपए, 25,000 रुपए 5 साल का, तो 1 साल का कितना, 5,000 रुपए टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 5,000 being fees received 1/5 recognized as income, ओके। इस पे एक नोट लिख लेना आपने, रुको मैं इसी में लिखा देता हूं नोट। अब इसमें बैलेंस होगा ना, क्योंकि आपको एंट्रेंस फीस मिली कितनी, 25, तो 5 ही आपने उसको बचा हुआ 20,000 के, जैसे यहाँ पे आपने देखो यहाँ पे 10 मिले थे, 2 ट्रांसफर कर, तो 8 बैलेंस है ना, वैसे यहाँ पे तो 8 ये लाइबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट होगा। तो हमारे केस में 25 में से 5 ट्रांसफर करे तो 20 लाइबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट होगा। बैलेंस ₹20,000 of entrance fees will appear on liability side of balance sheet and will be written off
इन नेक्स्ट 4 years, next 4 years, in next 4 years. ओके, दिस इज ऑल अबाउट एंट्रेंस फी। तो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट मुझे आपको बताना है। अब उसके बाद एक कंसेप्ट जो हम लोग सीखने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? सब एंट्रेंस फीस एक ही बार ली जाती है और जो सब्सक्रिप्शन है ना हर साल लिया जाता है। तो एंट्रेंस फीस एक ही बार। अब व्हाट इज सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं बात करता हूँ। यहाँ हेडिंग देता हूँ, बहुत अच्छे से समझना, एकदम प्यार से अच्छे से पॉइंट को आराम से समझना। ऐसी थोड़ी कि ना आपको पढ़ना है, मैं चाहूंगा भी नहीं कि आप ऐसे पढ़ो, हवा में नहीं पढ़ना है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया अपन ऐसे ऐसे कर रहा है, थोड़ी ना करना, अच्छे से समझना चीजों। ओके, अब इसको अच्छे से समझते कि सब्सक्रिप्शन होती क्या चीज है। ठीक है, तो मैं थोड़े से ये आपके एक सेकेंड में इसको यहां पे, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, बना देते। ठीक है, ओके, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि मेंबर्स आते रहते हैं, नए नए मेंबर्स आते हैं, तो वो मेंबर्स से हम लोग क्या लेते बच्चों? पैसा लेते। तो एक पैसा ऐसा होता है, ये कैसे? अरे क्या हो गया भाई, एक पैसा ऐसा होता है बच्चों कि आपने एंट्री के वक्त में उनसे लिए, लेकिन इन मेंबर से हम लोग ऐसा भी, एक सेकंड मैं पहले थोड़ा इस पे मेरा फोकस है बनाने। ठीक है, अब सुनो, एक पैसा ऐसा होता है बच्चों कि आप उनसे एंटर करते वक्त लेते, उसका एंट्रेंस फीस कहते हैं कि जब कोई नया मेंबर आता है तो उनसे एंट्रेंस फीस हम लोग वहां पे लेते हैं। लेकिन एक पैसा ऐसा होता है कि एनुअली आप उनको चार्ज करते, उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। आपने एक एंट्रेंस पैसा ले ली, अब कोई क्लब है अपना, तो एंट्रेंस फीस तो ले लिया अपन ने, ठीक है, 10,000 रुपये। आप बोले नहीं 10,000 से काम नहीं होगा, हर साल आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे पैसा देना रहेगा, पैसा देना रहे, हर साल कुछ ना कुछ पैसा आपको देना रहेंगे। एनुअल फीस अब डिसाइड कर लेते हो, हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। तो मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन होता है बेटा, यहां पर सब्सक्रिप्शन, एवरी ईयर मेंबर्स has to pay to organization, हर साल उसको ऑर्गेनाइजेशन को देना रहेगा। एंड वी ऑल नो दैट वी फॉलो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो हम लोग इसकी अक्रूवल देखो, एंट्रेंस फीस जब मिलता हो तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू एंट्रेंस फीस, कह रहा सॉरी सब्सक्रिप्शन, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, वो आप एंट्री पास करते हो, उसमें कुछ नहीं। लेकिन कैसा होता है बच्चों कि आप लोगों को जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आगे जो फुल फ्लेज वाले जब क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें अपने को ये देखना रहता है कि पहले मैं इनकम एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, अपने को ये देखना है कि एक्चुअल में उस साल का सब्सक्रिप्शन कितने से अक्रू हुआ है, बिकॉज वी फॉलो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कितना पैसा आया, क्योंकि मुझे इनकम एक्सपेंडिचर में कितना पैसा उस साल रिसिप्ट रिसीव्ड हुआ वो नहीं लिखना होता है। तो क्या लिखना होता है? कितने उस साल की कितनी इनकम है। तो इनकम डजंट मीन कि वो पैसा आया ही है, कुछ रिसीवेबल भी तो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो रिसिप्ट हुई है उसमें कुछ लास्ट ईयर का है ना, कुछ लास्ट ईयर का है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर का है, वो प्रीपेड उसने पहले ही दे दिया। तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया जाए, जिसके बारे में मैंने पिछले सेशन में भी आपसे बात किया था, लेकिन जब बात हुई थी, लेकिन अभी डिटेल में बात यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के बारे में होगी। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बेहतरीन तरीका होता है उसका एक अकाउंट बनाओ। अब क्या होता है कि एक तरीका होता है कि आप उसको प्लस माइनस से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करता। कुछ बच्चे बोलते सर प्लस माइनस से याद कर लेते और एग्जाम में टाइम बचेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, याद करना आपको कभी मदद नहीं करेगा, सोचने में टाइम बर्बाद होगा। दूसरा, एग्जाम में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। स्पीड बढ़ाना, अकाउंट को बहुत सजाने की जरूरत नहीं, अकाउंट फटफट बनाए, हार्डली 3 से 4 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। डन 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 ऐसे 4 लाइन करे बस खत्म, सजाना नहीं अपने। अब बनाओ आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट, चीजें होंगी। प्लस माइनस में क्या दिक्कत होता है कि आंसर प्लस माइनस से भी निकलता, बच्चा रटता है, इसको प्लस करना उसको माइनस, मेरे को नहीं जमता रटना, मेरे को ये इस पे
लॉजिकली कोई बोले लॉजिक समझाने के लिए इस पे मैं दिमाग में प्रेशर डाल सकता हूँ, लेकिन कोई रट्टा मारने के लिए मेरे से नहीं होता कि इस पे मैं दिमाग में प्रेशर डालूं। नहीं तो बच्चों को मैं चाहूंगा कि उस पे दिमाग पे प्रेशर डाले। रट्टा मारते एग्जाम में पहले इतना प्रेशर रहता है, अपने को घबरा के जाते हैं अपन। अकाउंट्स पहला पेपर रहेगा आपका, है ना, सीए की एंट्री, और एंट्री में पहला पेपर अकाउंट्स का आपका होता है। तो सीए की जर्नी में आपका पहला पेपर अकाउंट्स का, आप पेपर देने गए और वहां पे आपने देखे कि आप पहले ही प्रेशर रहता है एग्जामिनेशन का, इतना प्रेशर। अब एग्जाम हॉल में बैठे हुए यार, उसको प्लस करना है कि माइनस का, प्रेशर में याद ही नहीं आएगा कि प्लस करना है कि माइनस करना है अपने को। तो काय को चक्कर में जाना अपन ने प्लस माइनस के, अकाउंट बनाओ, लॉजिक समझो, फटाफट आंसर आएंगे। ठीक है, अब देखो समझते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन के बारे में। वैसे मैंने आपसे थोड़ा बात किया था पिछले सेशन में, वहां पे कोई क्वेश्चन में कोई पॉइंट आ गया था, लेकिन अब इसको अच्छे से समझना बेटा। मैं एक अकाउंट बनाता हूं, उस अकाउंट को मैं कहता हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मैंने एक अकाउंट बनाया, उस अकाउंट को मैं कहता हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो आपने बनाया, ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं 4-5 लाइन का। अभी बढ़िया सा आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट यहां पे बनाए। ओके, अब समझेंगे अच्छे से। सो सब्सक्रिप्शन जब आपको रिसीव होता है, सुनना मेरी बातों को, इंपॉर्टेंट है। तो आपने एंट्री पास करे कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को मैं क्रेडिट करता हूं बाय कैश और बैंक अकाउंट। तो आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा हर साल मिलता है, तो आपने यहाँ पे उसको क्रेडिट साइड में लिखी कैश और बैंक अकाउंट। कैन आई ट्रांसफर दिस वॉट एवर अमाउंट आई हैव रिसीव हियर, कैन आई ट्रांसफर इट टू माई इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट? आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि पैसा जो मिला मुझे, मैं ये नहीं कह सकता ना कि ये इसी साल का इनकम है मेरी। इस पैसे में कुछ पैसा ऐसा भी हो सकता है जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, जो पिछले साल नहीं मिला था, वो मुझको अभी मिला। कुछ हो सकता है इसी साल का पैसा हो, कुछ हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर का अभी मिल गया, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इस साल का अभी तक मिला नहीं, तो इसमें नहीं आया बेटा। तो आपको तो पैसा आया, ये पिछले साल का भी हो सकता है, इस साल का भी हो सकता है, अगले साल का भी इसमें कुछ हो सकता है ना। तो इस साल की इनकम नहीं बोल सकते ना। ये आपको रिसिप्ट हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये आपकी रिसिप्ट हुई। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि मेरे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना लेके जाना है। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता कि ये पूरा का पूरा जो मुझको रिसिप्ट हुई, इस अमाउंट को मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके चले जाऊं, वो गलत हो जाएगा। क्यों मैं इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैं नहीं लेकर जा सकता? क्योंकि इस जो पेमेंट जो मेरे को आई है, वी फॉलो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो वो पीएनएल अकाउंट, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, कितने से अक्रू हुआ, कितनी इनकम है आपके इस साल की। अब इस पैसे में कुछ पिछले साल की आउटस्टैंडिंग था, वो इस साल रिसिप्ट, कुछ इसी साल के थे और इस साल हमको रिसिप्ट, कुछ नेक्स्ट ईयर का था, वो हमको इस साल रिसिप्ट एडवांस में हो गई। तो आप ये इस साल की इनकम आपकी नहीं, ये तो रिसिप्ट हुई आपकी। तो कैसे मैं इतनी फिगर निकाल दूं कि मुझे इस साल की इनकम पता चल जाए? वी ऑल नो कि लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं और हम लोगों के एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। तो जो आपको ये सब्सक्रिप्शन की रिसिप्ट हुई, सब्सक्रिप्शन की जो रिसिप्ट हुई बेटा, ये आपको ना कहीं मैंने इस पे मैंने बोला भी हूं आपको, सब्सक्रिप्शन पे देखो यही चीज पे बात चल रही है यहां पर। ये जो मैंने आपको समझाया था ना, ये देखो, ये आपको जो इस साल मिला है, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, और जो लाइबिलिटी थी, है ना, ये आपका ये एडवांस लाइबिलिटी होती है। बस वही चीज मैं यहाँ पे अभी बात कर रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट। अब देखो यहाँ पे, तो हमारी अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल हमको नहीं मिला था, तो इनकम जो आउटस्टैंडिंग होती है वो एसेट होती है, मैंने पहले भी कहा आपसे, और एक्सपेंस जब आउटस्टैंडिंग होता है वो लाइबिलिटी होती है। तो इनकम है, सब्सक्रिप्शन तो हमारे लिए इनकम है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए आप। तो आपके लिए सब्सक्रिप्शन तो इनकम है, और वो आउटस्टैंडिंग होती तो हमारी एसेट होती है, और एसेट के डेबिट बैलेंस होते। तो मैं यहां पे लिखता हूं टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अब क्लोजिंग मुझे यहां पे लिखना रहेगा बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो ये जो आपने अमाउंट लिखे, ये जो आपने यहां पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो लिखे बेटे, ये क्या है? ये आपकी एसेट है, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस है। वी ऑल नो कि एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, इसलिए मैंने वहां पे लिखा डेबिट साइड में। ये क्या है? ये भी
एसेट है और ये एसेट का क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे पैसा एडवांस में मिल गया, मतलब नेक्स्ट ईयर का मुझे अभी मिल गया, तो वो हो गई लाइबिलिटी, क्योंकि आपने अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करे बेटा। तो अकाउंटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की तो कैन नॉट से वो इनकम है, तो वो लाइबिलिटी आपका। तो लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं बाय ओपनिंग एडवांस, और ओपनिंग मैंने वहां लिखा तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा टू क्लोजिंग बैलेंस कुछ रहा तो यहां पे आएगा एडवांस। तो ये जो है आपका, ये आपका लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, और लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ये जो एडवांस है ये लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है। अब इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट में मैंने जो सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव्ड हुआ था उसका इफेक्ट दिया मैंने, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस लिख लिया। अब जो बैलेंसिंग फिगर रहेंगी दैट इज द इनकम ऑफ करंट ईयर। तो कितना आसान है इस तरह अकाउंट बना के, लॉजिक से समझे अपनी, एसेट है लाइबिलिटी, एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस के लॉजिक को आपको समझना है ना, उस तरीके से आप लिखे। अब यहाँ पे जो आपका ये बैलेंसिंग फिगर जो यहाँ पे आ रही है, ये बैलेंसिंग फिगर है डेबिट साइड, इट विल ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे रहेंगी, ये इनकी इट विल ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये चले जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस तरीके से जब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते, अब इसको रट्टा कैसे, इसको ये फिगर निकाला अगर क्वेश्चन में नहीं दिया कितने की इनकम है आपकी इस साल, तो ये सारी फिगर्स देता, ओपनिंग एडवांस कितना है, क्लोजिंग एडवांस कितना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितनी की रिसिप्ट, तो रट्टा मारो फिर अब वहां पे ओपनिंग एडवांस प्लस कैश रिसीप प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग एडवांस विल बी द, कितना याद करना पड़ेगा, काय को याद करना, क्यों रटना, उसको समझ के करो इसको, ठीक है। अब मैंने आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बताया कि इसको बना के आपको ये फिगर मिल जाती है कि कितनी आपको इस साल की इनकम है। कभी कभी बेटा ऐसा भी होता है, कुछ क्वेश्चंस में होगा ऐसा भी कि आपको इस साल की इनकम दे दी है और उसके बाद ये सारी फिगर दे दिया कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, ओपनिंग एडवांस कितना है, क्लोजिंग एडवांस कितना है, सारी फिगर्स अपने को दे दिया, लेकिन रिसिप्ट नहीं दिया उसने। रिसिप्ट के बदले में उसने अपने को कितनी साल की इनकम है वो दे दी, तो यहाँ पे लिखेंगे। वी ऑल नो अकाउंटिंग इज एन इक्वेशन, अकाउंटिंग की इक्वेशन होती है जो बैलेंसिंग फिगर जो होती है दैट विल ट्रांसफर टू सॉरी जो अकाउंटिंग इज एन इक्वेशन, जो कोई एक बैलेंसिंग फिगर है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसने ये बताया कि इस साल की इनकम की फिगर कभी दे देता है, तो ये कितनी की रिसिप्ट है, दिस विल बी बैलेंसिंग फिगर, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक मिसिंग इंफॉर्मेशन अपन ढूंढ सकते हैं। अब ये मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट का आप समझना कि ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट कुछ आप एक आपको क्वेश्चन में वो बोलते हैं कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो आपको बनाने के लिए कहता है, और वो क्वेश्चन में आपसे कहता है बैलेंस शीट बनाओ। ये दो चीज वो आपसे पूछता है, ठीक है। तो वो मैं जान के अभी कुछ आपको सब्सक्रिप्शन से ही रिलेटेड बात कर रहा हूं, और बैलेंस शीट, ठीक है। अब यहाँ पे ख्याल रखना है, सपोज ये अपन बैलेंस शीट सपोज ये बना रहे 31 मार्च 23 को बन रही सपोज, ठीक है, साल ये डेट है उसकी। अब यहाँ पे ये आपने बैलेंस शीट बनाए, अब एक सेकेंड ना, ये आपका एक्सपेंडिचर साइड रहता है, ये आपका इनकम साइड रहता है ना, और ये आपकी लाइबिलिटीज, ये आपकी एसेट्स। ओके ध्यान से अब आपका यहाँ पे जो ये हुआ इनकम जो यहाँ पे फाइंड आउट है, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो इनकम आपकी जो यहाँ पे आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो यहाँ पे जा रहा है, ये एक सेकेंड जैसा, ओके, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जो आपके सब्सक्रिप्शन जाएगा, इस ये जो फिगर फाइंड आउट है
ये कहां पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट। यहां पे आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्या किया बेटा, डेबिट। तो सब ये कहां पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये क्योंकि आपकी क्या है, इनकम है, तो ये सब्सक्रिप्शन आपका, ये इनकम है आपकी, तो कहां पे जाएगा आपका, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। वो ब्रैकेट में लिखा तो ये मत समझना माइनस में लिखेगा, कुछ भी सोच सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपकी इनकम है, इसीलिए आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में इसको लिख दी, इनकम साइड में। अब ध्यान से, अब यहां पे जो आपका क्लोजिंग एडवांस जो आया ना, ये एडवांस आपकी क्या होती है, लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी साइड में आपको लिखना रहेगा। तो यहां पे सब्सक्रिप्शन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस जो है लायबिलिटी, ओपनिंग मत लिखना, ओपनिंग पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग इस साल की बैलेंस शीट में लिखना रहेगा। अब जो यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग है वो आपकी क्या है, एसेट है, तो वो एसेट साइड में रिफ्लेक्ट होगा। सब्सक्रिप्शन कैन कॉल इट रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ओके। तो इसका संबंध है, एक आपकी इनकम, एक आपकी एसेट, और एक क्या आपका लायबिलिटी, ओके। तो यहां पे ये रहा सब्सक्रिप्शन के बाद। अब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे बड़ी ध्यान से, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, कितने से रिसीव्ड हुआ, प्रॉपर इस तरीके से बनाओगे तो बैलेंसिंग फिगर वो इनकम आ जाएंगी। उसने कभी क्वेश्चन में पूछता आपसे कि बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, तो जो आपके एडवांस लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड में आएगा, और जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो है, आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस जो है, तो आपकी एसेट तो एसेट साइड में, और ये जो सब्सक्रिप्शन जो है इस साल की जितनी सकलू आपकी इनकम है, तो इनकम साइड में रिफ्लेक्ट होता है। अब इसके ऊपर हम लोगों को क्वेश्चंस करना रहेगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सारे क्वेश्चन अब अपने इसी के ऊपर रहेंगे, सारे मतलब 4-5 क्वेश्चन आई थिंक इसके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 6, 5th, सॉरी, पेज नंबर 330। ओके, अब ध्यान से, कम टू क्वेश्चन नंबर 5th। From the following particulars, calculate the amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 22। अब देखो, कहते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हमको किस अमाउंट सब्सक्रिप्शन को करना चाहिए, वो हमसे पूछ रहे हैं। तो अभी हम लोग ने डिस्कस की यहाँ पे क्वेश्चन में, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, और ये फिगर जो रहेंगी ये निकल आएंगी, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अपने को लिखना रहेगा, ओके। फिर वो कहते हैं यहां से, इसने इंफॉर्मेशन दी आपको कि 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1500, 3000, subscriptions received in advance 900, 1300, a sum of rupees 25,500 was received as subscription during the year ended 31st March 2016। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, बच्चों का क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट अपने को यहाँ पे बनाना है, उसने यही पूछा ना बस। ठीक है, कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट अपने को यहाँ पे निकाल, लेकिन आप ये भी बता सकते हैं कि आपका बैलेंस शीट में और इनकम एक्सपेंडिचर में किस तरीके से दिखेंगे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे आप पहले देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ओके, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ओके, इसने अपने 31 मार्च 2022, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इसको ज्यादा नहीं, 5-6 लाइन का ड्रॉ करो। ओके, ध्यान से। अब उसने यहाँ पे
31 मार्च 2021 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये क्या है, एसेट, एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं। तो 31 मार्च 2021 और यू कैन से 1 डेट चाहो तो डेट भी लिख सकते हो। ओपनिंग बैलेंस जो था 1/4/2021 टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपका 1500, 1500। सो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहां पे साल के आखिरी में 31 मार्च 2022 बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 3000। ओके, उसके बाद यहां पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस से लाइबिलिटी ओपनिंग 900, लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो 1/4/2021 सो बाय ओपनिंग एडवांस, बाय ओपनिंग एडवांस वो है आपका 900। क्लोजिंग कितना आपका 1300। सो 31 मार्च 2022 टू क्लोजिंग एडवांस 1300। अब उसने अपने को ये बताया कि इस साल कितना रिसीव्ड हुआ, यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। ये आपका 2016 नहीं है, ये आपका 2022 है, इसमें करेक्शन कर लेंगे, 2022 है आपका। ओके, अब आपको 25,000 करेक्शन कर लेना 2022 से। अब आपको 25,500 रुपए मिले, आपको 25,500 रुपए। तो एंट्री क्या पास होंगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन की, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अब पूरे साल में मिला, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, तो यहाँ पे डेट कॉलम को ब्लैंक रहने दो। बाय कैश और बैंक अकाउंट, और आप लिख सकते हैं तो फिर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में मिला, एक स्पेसिफिक डेट नहीं पता, पूरे साल में मिला। तो इतना आपको रिसीव्ड हुआ। कितना अमाउंट है, 25,500। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना लेके जाएंगे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगी 900 प्लस 25,500 प्लस 3,000, तो 29,400 माइनस 1,500 माइनस 1,300, तो आ गया आपका 26,600। तो ये आपका चले जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। अब उसने पूछा नहीं आपको, उसने सिर्फ ये पूछा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 26,600 जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे लिख भी लो, ओके, लिखो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन to be credited to the income and expenditure account, income and expenditure account, ₹26,600। ओके, 26,600 डन। ओके, अब इसके बाद है यहाँ पे उसने पूछा नहीं है, लेकिन तो भी अपन किस तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर को कहाँ लिखना है और बैलेंस शीट में कहा, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी तो यहाँ पे लिखो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये एक्सट्रैक्ट है, पूरा नहीं बना रहे अपन, बस ये इस सब्सक्रिप्शन को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहा लिखना वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। सो यहां पे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये एक्सट्रैक्ट है 31 मार्च 22। एक्सट्रैक्ट का मतलब तो पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं, बस कुछ उसका एक पार्ट है, उसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है आधा अधूरा। तो अपन यहाँ पे सिर्फ इनकम एंड, यहाँ पे सिर्फ अपन सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे, तो सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, तो इनकम साइड में लिखेंगे उसको। ओके, सो बाय सब्सक्रिप्शन
26,600। अब इसी साल जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें कैसे देखेंगे आइटम? बैलेंस शीट, ये भी एक्सट्रैक्ट है। 31 मार्च 2022, इसे भी 3-4 लाइन बस। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। ओके, अब यहाँ पे जो आपका ये क्लोजिंग एडवांस है, ये एडवांसेस, ये क्या होता है? लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट होगा सब्सक्रिप्शन एडवांस 1300। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वो एसेट होती है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल वो आपको कितना, देखो क्लोजिंग कितना है बेटा? 3,000 रुपए। ओके डन, ठीक है। अब उसके बाद पूछा नहीं, लेकिन एक और बता दो, बैलेंस शीट पिछले साल की कैसे दिख रही है? यहां लिखो बैलेंस शीट पिछले साल की, एन एक्सट्रैक्ट 31 मार्च 2021 की बात करो। ओके, लाइबिलिटीज, एसेट्स। ओके, अब सब्सक्रिप्शन पिछले साल की बात करो तो पिछले साल का एडवांस कितना था? 900 रुपए। तो पिछले साल ये लाइबिलिटी होंगी सब्सक्रिप्शन एडवांस 900। और पिछले साल आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? अब पिछले साल, आई मीन इस साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना? 1500। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट होती पिछले साल का, लास्ट ईयर का 1500। ओके, 1500 देन। ओके, तो इसको इस तरीके से बस इतना तो डिटेल में कभी कभी पूछ भी लेता है। कभी कभी ऐसा भी था एग्जाम में सिर्फ सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट और बोला कि ये कितना अपने को ट्रांसफर करना है, ये तो अपन ऐसे बैलेंसिंग फिगर निकल आएंगी। ये भी पूछता है कि फिर किस तरीके से वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखेगा, किस तरीके से एडवांस और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में दिखेंगे, है ना? ये भी पूछ सकते हैं। इसका एक्सट्रैक्ट बनाना होता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है आधा अधूरा। आधा अधूरा मतलब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जैसे हम सिर्फ सब्सक्रिप्शन की बात करें, वैसे तो इनकम एक्सपेंडिचर में ढेरों आइटम्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे यहाँ पे तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? तो पेज नंबर 330। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, so during the year ended 31st March 2020, सचिन क्रिकेट क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एज फॉलो। अब ये रिसीव्ड वाला उसने अपने को अमाउंट दिया है कि ईयर एंडिंग 31st March 2019 12,000, फॉर ईयर एंडिंग 31st March 2020 6,15,000, फॉर ईयर एंडिंग 31st March 2021 18,000। और टोटल यहाँ पे टोटल इस साल अपने को 6,45,000 मिले। लेकिन प्लीज इसको अच्छे समझना, अपने को कौन से साल के बारे में बात कर रहा है वो। ऑल्सो शो द आइटम वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2021। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इस साल का ठीक है। वो पहले तो ये 2020 करंट ईयर है। अब इसको समझना अच्छे से, ये अपन है 2020 फाइनेंशियल ईयर 19-20, एक फाइनेंशियल ईयर है आपका 20-21 नेक्स्ट, और पिछला फाइनेंशियल ईयर है आपका 18-19। एक सेकेंड, 18-19, ठीक है। अब ये है अपना करंट ईयर, ये है अपना करंट ईयर। सो पिछले साल का जो पिछले साल को जो इस साल मिला और जो नेक्स्ट ईयर का अपने को इस साल मिलेंगे उसको समझना है।
ये आउटस्टैंडिंग था, ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का, वो अपने को इस साल मिला। ये देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ना 2019 का, अपन 2019-20 में मतलब पिछले साल का 12,000 रुपए इस साल मिला, और नेक्स्ट ईयर का 18,000 रुपए अपने को इस साल मिला। तो ये एडवांस है आपका, ये एडवांस है, ठीक है। और टोटल मिला 6,45,000। अब वो कहते हैं कि देर आर 500 मेंबर्स एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹1,500 पर मेंबर। On 31st March 2020, sum of ₹15,000 was still in arrears for subscription for the year ending 31st March 2019। वो कहते हैं कि इस साल के आखिरी में, अपन 2020 मार्च 2020 में, इस साल के आखिरी में कहता है कि 15,000 रुपए ऐसे है आउटस्टैंडिंग जो कि पिछले साल भी पिछले साल का मतलब अभी तक आउटस्टैंडिंग है। तो वी आर इन द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा 31st मार्च 20 की बात करो, 2020 की बात करो, मार्च 20 की। वो कहता है कि मार्च 20 में कहता है कि मार्च 20 के आखिरी में 15,000 अभी भी ऐसा आउटस्टैंडिंग है जो कि पिछले साल का मतलब मार्च 19 का अभी भी आउटस्टैंडिंग 15,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। आगे और हम इसको डिस्कस करेंगे। A certain amount of subscription that will appear on the credit side of income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो पूछा है, तो उसने बैलेंस शीट में बोला उसके बारे में बात कर दो। तो पहले तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट 31 मार्च 2020 की। इसको ड्रॉ थोड़ा सा बड़ा करना है, यहाँ पे 10 एक लाइन का ड्रॉ कर लेना, अराउंड 10 लाइन्स। ओके, ध्यान से अच्छे से, सबसे पहले बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना। 6,45,000 अपने को टोटल मिले, कुछ पिछले साल का है, कुछ इस साल का है, कुछ नेक्स्ट ईयर का अपने को। अच्छे से आराम से इत्मीनान से एक एक पॉइंट आप समझेंगे। तो एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो आप क्रेडिट करेंगे यहाँ पे बाय कैश और बैंक अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। चाहो तो बाइफर्केशन करके भी लिख सकते हैं अपन। फॉर दी मिला 645 लेकिन अलग अलग साल के, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 19, वो है आपका 12,000 रुपए। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 20, वो है 6,15,000 रुपए। और नेक्स्ट ईयर का 18,000 रुपए। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 21, वो कितना आपका 18,000। से टोटल हुआ आपका 12 + 6 15 + 18 6,45,000 जो आपको आया इस तरीके से। कैश अकाउंट डेबिट सब्सक्रिप्शन बाइफर्केशन वहां पे दिया तो मैंने वैसा लिखा। ओके, अब अच्छे से एक एक पॉइंट को समझना है। यहां पर आप अगर देखा जाए तो चल इसको भी पहले लिख लो, फिर मैं एक एक करके आगे बात करता हूं, ओपनिंग और क्लोजिंग की बात करता हूं बाद में। अब वो कहता है कि यहां पर अपने को कौन सा अमाउंट उसने दे रखा है, अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा वो भी उसने यहाँ पे दे रखा है। कैसे देखो, यहाँ पे 500 मेंबर्स है वो कहता है, और एनुअल सब्सक्रिप्शन 1500 है। तो ड्यू तो इतने से होना, अक्रूवल सिस्टम है, तो अपने को तो बता दिया उसने कि 500 मल्टीप्लाई बाय 1500 करो तो आता है 7,50,000 रुपए। वो कितना था, 7,50,000 रुपए। देखना क्रॉस चेक करके आपको बताऊंगा, तो 7,50,000 वो आएगा बराबर। इसको अभी लिख के छोड़ देता हूं, मैं बाद में बात करता हूं 7,50,000 की। अब समझना, वो कहते हैं कि ऑन 31st, अब अपन ओपनिंग क्लोजिंग का खेल है पूरा, उसको अच्छे से प्रॉपर लिखना है। वो कहता है कि ऑन 31st, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर आप लिखते ओपनिंग आउटस्टैंडिंग टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यहां पे आएगा आपका बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, फिर यहां पे आएगा आपका बाय
ओपनिंग एडवांस, फिर यहां पे रहेगा टू क्लोजिंग एडवांस, टू क्लोजिंग एडवांस। अभी 4 फिगर अपने को निकालना है, वो बराबर देखा अपना ये आ जाएगा 7,50,000 आएगा, उसने दे रखा वैसे इनकम एक्सपेंडिचर का भी, मैं बात करता हूँ उस पर। अब ध्यान से सुनो, तो मैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की वजह अगर देखूं तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बच्चों यहाँ पे ये 12,000 रुपए पिछले साल का था जो अपने को इस साल मिला। तो इट डजेंट मीन कि अपने को पिछले साल का इस साल जो 12,000 रुपए मिला तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग भी 12 ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि 12,000 रुपए रिसिप्ट हुआ, हो सकता है कि पूरा का पूरा जो आउटस्टैंडिंग पिछले साल का होगा वो पूरा रिसीव्ड नहीं हुआ इस साल, कुछ मिला उसमें से, ऐसा हो सकता है ना कि 12 आपको इस साल रिसीव्ड हुआ, दैट डजंट मीन कि आउटस्टैंडिंग भी 12 से ही होगा पिछले साल, हो सकता है ज्यादा अमाउंट कुछ होगा उसमें से 12 मिला, तो अपने को पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया कि ऑन 31 मार्च 2020 मतलब इस साल के आखिरी में 15,000 रुपए ऐसा है जो अभी भी आउटस्टैंडिंग जो कि पिछले साल का था। मतलब पिछले साल का अभी भी मार्च 2020 में आउटस्टैंडिंग है 15,000 रुपए, ये पिछले साल का, मतलब पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग था और इस साल भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये अपने को मिला नहीं, जो 2019 का आउटस्टैंडिंग था वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, जो ये पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग था 15 और 2020 में भी आउटस्टैंडिंग, तो 15 ये आउटस्टैंडिंग है और ये आउटस्टैंडिंग है 2020 में भी, और इस साल हमको मिला कितना बेटे? 12। तो इस साल 2019 का, इसको खेल को समझना, 2019 में अपने को 12,000 रुपए पिछले साल के मिले। क्या कह रहा हूं मैं? अपने 2019 में अपने को पिछले साल के कितना मिला? 2019 में अपने को पिछले साल के 12,000 रुपए मिले और पिछले साल के अभी भी आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल की अभी भी आउटस्टैंडिंग है। कितना आउटस्टैंडिंग है? 15,000 रुपए। इसका मतलब लास्ट ईयर, पिछले साल, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 15 प्लस 12 27,000 रुपए आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि उस 27 में से 12 मिल गए और 15 नहीं मिले, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 27,000। और क्यों? क्योंकि 12 मिल गए वो कहता है और 15 नहीं मिले, तो आउटस्टैंडिंग 27 होगा, तो जब भी तो उसमें से 12 मिले तो 15 आउटस्टैंडिंग रहेगा ना। इसीलिए आप यहां पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में इनर कॉलम पे लिख लेना, आपने यहां पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में इनर कॉलम पे आपने लिख लेना 12,000 रुपए प्लस 15,000 रुपए, ये तो टोटल आपका 27,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था। टोटल कितना था बच्चों? 27,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था। अब मैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पे आता हूं, तो यहां पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में मैं आता हूं, ध्यान से जस्ट 1 मिनट। अब यहां पे फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 for the year ended 31st March 20। अब देखो यहां पे समझना बेटे, पिछले साल, अभी वैसे ये अपन आउटस्टैंडिंग मार्च 20 में लिख रहे, आउटस्टैंडिंग मार्च 20 का ही आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, मार्च 20 का ही आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, 31 मार्च 2020 का ही आउटस्टैंडिंग, ठीक है। लेकिन यहां पे 31 मार्च 2020 का ही आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इस तारीख का बैलेंस है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इस साल का अमाउंट नहीं मिला, कुछ ऐसा है जो पिछले साल का अमाउंट भी अभी तक नहीं मिला। तो 27,000 टोटल आउटस्टैंडिंग था, 27 में से आपको 12 इस साल मिल गए, 27,000 रुपए में से, यहां बहुत कलाकारी हो जाएंगी, 27,000 रुपए में से 12,000 रुपए आपको मिल गए, तो अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना बचा? अभी आपका आउटस्टैंडिंग 15,000, जो कि अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ अभी है, 15,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग। 27 में से 12 मिला तो अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है? 15,000 रुपए। अब इस साल की बात करते हैं। अब इस साल का जो था आपका, इस साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का नहीं दिया कि इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग बेटा, तो अपन निकाल सकते हैं। लेकिन देखो यहां पे ये 500 मेंबर है, 500 मेंबर और 1500 एक से लेना, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 1500 करो तो वो आता है 7,50,000 रुपए, ये आते फिगर 7,50,000 रुपए, ये फिगर आ गई। अब 7,50,000 रुपए में से आपको मिले कितने इस साल का? 6,15,000। तो 7,50,000 में से 6,15,000 मिला, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है आपका? 1,35,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। तो आप ये फिगर जो यहां पे लिखो, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 500 मेंबर्स है, 500 नहीं 500 ही थे ना, हाँ, और 1500 रुपये एक से लेना, ठीक है। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। 500 मेंबर है, 1500 एक से लेना, 7,50,000। अब देखो यहां पर मैं कहता हूं कि हमको लेना था 7,50,000 रुपए से ड्यू हुआ था, इसमें से मिले कितने अपने को बच्चों, 6,50,000 रुपए। तो अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है, वो फिगर आ रहा है आपका 1,35,000 रुपए। तो ये 1,35,000 रुपए कैसे आए, 7,50,000 रुपए इस साल के लेना था, 6,15,000 रुपए आए, तो कितने नहीं आए आपके, 1,35,000 रुपए, 1,35,000 हमारे अभी तक के नहीं आए। तो टोटल आउटस्टैंडिंग ऐसा जो इस साल का पैसा हमको अभी तक नहीं मिला वो 1,35,000, तो जो पिछले साल का भी अभी आउटस्टैंडिंग वो कितना है, 15। तो टोटल आउटस्टैंडिंग आ गया आपका 1,50,000 रुपए। समझ में आई चीज आपको, हाँ और ना, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ठीक है, ध्यान से उसका आप समझेंगे। अब यहां पे क्लोजिंग एडवांस भी पता चल जाएगा अपने को। ओपनिंग तो कुछ उसने दिया नहीं है क्वेश्चन में, देयर इज नो ओपनिंग एडवांस। और जो क्लोजिंग एडवांस है बच्चों, क्लोजिंग एडवांस आपको यहाँ पे पता है, इस साल अपने को 18,000 रुपए ऐसा है ना जो नेक्स्ट ईयर का अपने को अभी मिला, तो ये क्लोजिंग एडवांस है आपका। तो यहाँ 18,000 रुपए तो मैच हो जाएगा अब तो। ये क्या हुआ, 7,95,000, 7,95,000, 6,45,000 प्लस 1,50,000, 7,95,000, डन। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा, 7,50,000 ही जाएगा। उसने यही पूछा कि अमाउंट कितना जाएगा आपका, पहले से सर्टेन अमाउंट सब्सक्रिप्शन दैट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड। ओके, लिखो यहां पे, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल appear on the credit side of income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 is rupees 7,50,000। ओके, अब उसने ये भी पूछा, एक्सट्रैक्ट पूछ लिया यहाँ पे कि आपका 2019 में आपका ऑल्सो शो कि 2019 की यहाँ पे बैलेंस शीट पूछ रहा है, और 2000, ठीक है, 21 का कैसे पूछता है उससे पता नहीं, क्योंकि 21 तो नेक्स्ट ईयर, वो 21 का तो वो नेक्स्ट ईयर आएगा ना, अपन 2020 में, अपन तो अभी 21 में इतना बस मैं बोल सकते कि एडवांस जो है आपका नहीं, मगर 2021 का आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ऑल्सो शुड आइटम वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च, ये 31st मार्च 31st मार्च 2019, द बैलेंस शीट 31st मार्च 2021। अब बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 की कैसे अपन यहाँ पे लिखेंगे बेटा, क्योंकि 2021 तो नेक्स्ट ईयर है ना। अब बोलेंगे सर एडवांस आएगा, अरे एडवांस इस साल एडवांस था नेक्स्ट ईयर को, नेक्स्ट ईयर कितना एडवांस रहेगा 2022 का अपने को क्या पता, तो एक्चुअली 2020 होना चाहिए था। ओके चलिए ठीक है। अब यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे दिखेंगे वो भी मैं लिखता हूँ, लिखो आप यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये एक्सट्रैक्ट है, पहले इस साल का पूरा लिख लो, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, एक्सपेंडिचर इनकम
by subscription $1,500 मेंबर्स और 1500 नहीं 500 मेंबर्स से 1500 अमाउंट था, ठीक है। 500 मेंबर्स 1500 पर मेंबर लेना आपको, 7,50,000। ओके, अब बैलेंस शीट इस साल की, बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च 2020। पिछले साल की बता देता हूँ कैसा है। लाइबिलिटीज, एसेट, अमाउंट। सो यहाँ पे देखो अपने को इस साल बेटा एडवांस कितना मिला है, 18,000 रुपए, और आउटस्टैंडिंग कितना, 1,50,000। तो एडवांस अपनी लाइबिलिटी होती, एडवांस सब्सक्रिप्शन 18,000। आप सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में वो ऐसे 1,50,000 से, इफ यू वांट यू कैन गिव द बाइफर्गेशन कि 1,50,000 में या पिछले साल का अभी तक जो आउटस्टैंडिंग है 15 और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग वो 1,35,000, तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो 1,50,000। तो आप लिख सकते हैं इस तरह, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ 2018-19 एंड ऑफ 2019-20। पिछले साल का अभी भी जो आउटस्टैंडिंग है 15,000 रुपए, और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग बढ़ा 1,35,000, तो टोटल आउटस्टैंडिंग हुआ आपका 1,50,000। पिछले साल का भी बता सकते हैं आप, ऐसा ही लिखो यहाँ पे। बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट as on 31st March 2019, huh? Liabilities, amount, asset, amount, advance subscription। अब लास्ट ईयर की अगर आप ओपनिंग बैलेंस देखो ना, जो पिछले साल की क्लोजिंग रही, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कुछ था ही नहीं, नील था, और ये था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 27, तो ये नील था। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 27,000। ओके डन, बस हो गया। ये एक्सट्रैक्ट है, किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता था। सो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। Members of a club are paying an annual subscription of rupees. Members of a club are paying an annual subscription of rupees 500 on 31st March 2015. Subscription in arrears from 10 members and received in advance from 5 members. अब 31 मार्च 2015 की बात कर रहा है कि अभी भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10 मेंबर से था, और जो एडवांस मिला था पिछले साल वो कितना था बेटा, 5 मेंबर थे। तो अपने को एक मेंबर से 500 रुपए लेना, तो अपन निकाल लेंगे कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था और पिछले साल का एडवांस ही था। दैट विल बी ओपनिंग एडवांस एंड ओपनिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2016 फ्रॉम 446 मेंबर्स, ठीक है, 446 मेंबर्स, इंक्लूडिंग फ्रॉम 21 मेंबर्स फॉर द 16-17। ओके, अच्छा, मतलब एडवांस भी कुछ है। ओके, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स एज ऑन 31st March 2016 फ्रॉम 30 मेंबर्स, ठीक है, डोंट वरी, वो
सॉल्व करते वक्त पॉइंट एक्सप्लेन कर। तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बाय प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 330। ओके, सब्सक्रिप्शन अकाउंट 31 मार्च 2016। इसको ड्रॉ करेंगे 7-8 लाइन का। ओके, इसको ड्रॉ करो 7-8 लाइन का। देन किया आपने इतना। ओके, लिखिए आपने इतना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि आपको कि एक मेंबर से अपने को कितने रुपए लेना है, 500। तो पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग का 10 मेंबर से और एडवांस पिछले साल 5 मेंबर से आया था। तो यहाँ पे लिखो पहले अप टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो 10 मेंबर से आउटस्टैंडिंग था जिनके पैसे नहीं आए थे 500 रुपए एक मेंबर से। 10 मल्टीप्लाई बाय 500 इट विल कम 5000 बाय ओपनिंग एडवांस लाइबिलिटी होती है। तो 5 मेंबर से पैसा नहीं आया, सॉरी एडवांस में आ गया था, 5 मेंबर से एडवांस में आया था और 500 रुपए एक मेंबर से। तो ये कितना हो गया, 2500 एडवांस था। अब वो कहता है अपने क्या कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 फ्रॉम 446 मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिला था। कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सो बाय कैश और बैंक अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे 446 मेंबर्स 446 मेंबर से आया, 446 मेंबर से आए, एक से कितना 500 आता है। 446 मल्टीप्लाई बाय 500 2,22,500। सो दिस इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल अपने को मिला। फिर आगे कहता है आपसे कि इंक्लूडिंग 21 मेंबर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 ईयर एंडेड 16-17, मतलब नेक्स्ट ईयर हो गया, एडवांस आया 21 से। तो यहां पे लिखो क्लोजिंग एडवांस टू क्लोजिंग एडवांस्ड 21 मेंबर से, इस साल जो है उसमें 21 मेंबर्स और एक से आया 500, यह आया आपका 10,500। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स एज ऑन 31 मार्च 2016 फ्रॉम 30 मेंबर्स। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सो बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 30 मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय 500 रुपए एक मेंबर से। आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग 15,000 रुपए। तो वो बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएंगी कि सब्सक्रिप्शन इनका इनकम एक्सपेंडिचर में कितना बैलेंस लेके जाना है। 2,500 प्लस 2,22,500 प्लस 15,000, तो ये आ गया आपका 2,40,000। 2,40,000 माइनस 5,000 माइनस 10,500, तो आ गया आपका 2,00,000। 2,500 2,00,000, एक सेकेंड, हाँ बराबर 2,00,000, सॉरी मैंने 445 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पे, 446 मल्टीप्लाई बाय 500, 2,23,000 है प्लस 2,500 प्लस 15, 2,40,500।
2,40,500 -5,000 -10,500 2,25,000 to income and expenditure account, बैलेंसिंग फिगर। डन हो गया, सिंपल क्वेश्चन। ओके, किया आपने इतना। ओके, सो अब यहां पे ये सेशन को हम लोग यहाँ पे खत्म करते। अभी क्वेश्चन नंबर 8 फिर एक एक करके अपन आगे बढ़ते जाएंगे, छोटे छोटे से है वो। नेक्स्ट सेशन में अपन इसको ऐसे कोई है अपने जो कैलकुलेटर इनकम सैलरी से रिलेटेड हो, ठीक है, वो नेक्स्ट सेशन में। एक सेकंड के हम लोग कर सकते हैं आई थिंक ये भी अभी। ठीक है, डन, ठीक है। सो यहाँ पे सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते। सॉरी, नेक्स्ट सेशन में आगे क्वेश्चन से अपन करेंगे, लेकिन आज का होमवर्क ले लो सब्सक्रिप्शंस के। वो एक आपको बस स्पोर्ट्स मटेरियल वाले नहीं दे सकता अभी, ये होमवर्क है आपका। चलो होमवर्क आज का क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर ये 2 भी होमवर्क है, 3 भी होमवर्क है। अरे ये तो ऐसे अब भी के क्लास में करा मैंने, सचिन क्रिकेट क्लब है यहाँ पे, ये ऐसी किया ना, ऐसे मिलता जुलता कुछ किया आज क्लास में। ठीक है, चलो ये भी होमवर्क है। 1 2 3 4 4 होमवर्क यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन बस आगे के नहीं देता, फिर अगले सेशन में देता हूँ। 1 2 3 4 सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते। नेक्स्ट सेशन में अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 से अपन लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सेशन यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।